आप देख रहे हैं खौफनाक दहशत 33। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी प्रकृति हर बार उन रहस्यों को जानने का अधिकार नहीं देती जो कि कल्पना के विपर्य हो। एक ग्रुप दिल्ली से निकल के पहाड़ों की तरफ घूमने निकल जाता है, जिसमें एक फैमिली के 4 मेंबर भी थे। सूरज और उसकी वाइफ संगीता, एक बेटा वैभव, बेटी ज्योति। पहले तो उन्होंने सोचा था कि ट्रेवलर से जाएंगे, फिर सूरज ने कहा कि नहीं, अपनी गाड़ी से चलते हैं, मैं ड्राइव कर लूँगा। नई साल का वक्त था जब बच्चों की छुट्टियां पड़ी होती है, और सर्दियों में तो बर्फ पड़ते हुए देखने का मज़ा भी अलग होता है। बहुत से लोगों का तो सपना होता है कि बर्फ पड़ते हुए एक बार दिख जाए। इन लोगों का कई जगह घूमने का प्लान था, ट्रैकिंग करनी थी, कुछ फेमस लोकेशन कवर करना था। सुबह के वक्त निकले थे ये लोग। शाम होते होते देहरादून पहुंच गए। वहां एक होटल में बढ़िया सा एक कमरा ले लिया। छुट्टियों का दिन बढ़िया बीत रहा था। पहाड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चादर जमी हुई थी। वहीं कुछ ट्रैकिंग वालों से बात की और निकल पड़े ये चारों। सूरज और संगीता आगे चल रहे थे और वैभव पीछे रह गया। सबसे लास्ट में थी ज्योति। ट्रैकिंग करते वक्त ज्योति के एक बॉक्स मिलता है। लकड़ी का बॉक्स था जिसपे काई सी जमी हुई थी, धूल मिट्टी जमी हुई थी। ज्योति को वो बॉक्स भले ही देखने में गंदा सा लग रहा हो, पर वो उसे उठाना चाह रही थी। उसने वो बॉक्स उठा लिया और जब थोड़ा आगे चलने के बाद रुके तो ज्योति ने बैठे वो बॉक्स को खोल के देखा। पहले तो वो बॉक्स उससे खुला नहीं। 3-4 बार कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ लटका हुआ हो। बॉक्स पर काई सी जमी होने की वजह से उसके हाथ से वो बॉक्स छूट के नीचे गिर गया और खुल गया। अंदर कुछ कागज से पड़े हुए थे, काले सुनहरे बाल। ऊपर से सूरज ने आवाज़ लगाई, बेटा क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा, आ रही हूँ। उसने अपने हाथ झाड़े, बॉक्स वहीं छोड़ दिया और पीछे पीछे चलने लगी। ट्रैकिंग खत्म कर ये लोग लोकेशन पर पहुँचे तो एक छोटा सा ढाबा देख वहीं बैठ गए। थक चुके थे सारे और अब भूख भी बहुत लग रही थी। खाना पीना करके शाम तक ये लोग वापस होटल में आ गए थे। सूरज ने कहा कि चलो फ्रेश होके आराम करते हैं। वैभव और ज्योति तो बेड पे लेटते ही सो गए। रात के 9 बजे संगीता ने दोनों बच्चों को उठाया। बच्चों उठो, खाना नहीं खाना है क्या? ज्योति कहती, मैं अभी फ्रेश होके आई। वो गई बाथरूम में। खुद को शीशे में देखा कि कितनी गंदी सी लग रही हूँ। मैं कंघी उठाई और खुद को संवारने लगी। कंघी में उसके बाल उलझ गए। वो उसे सुलझाने की कोशिश कर रही थी। सामने शीशे में देखती है, मुझसे तो बाल सुलझ नहीं रहे, पर शीशे में अंदर मैं ही खड़ी इतनी जल्दी जल्दी बालों को सुलझा रही हूँ। और एकदम से अपना चेहरा उठाकर ज्योति को देखती है। ज्योति चिल्लाते हुए पीछे हट जाती है और शीशे में से वो लड़की अपने बालों को गुच्छा ज्योति को दिखाते हुए हंसती है। उसकी गंदी सी हंसी देख वो रोने लगती है। ज्योति की चीख सुन के सूरज और संगीता बाथरूम में आते हैं। दोनों आते हैं, देखते हैं कि ज्योति वहाँ बैठ के काँप रही थी और रोते रोते अपनी मम्मी के गले लग गई। वो उसे उठा के बाहर लेके आए, बिठाया और पानी पिलाया। क्या हुआ बेटा, इतनी काँप क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? ज्योति ने कहा कि मैं जब अंदर अपने बाल पर कंघी कर रही थी तो मेरे ही सामने मेरे ही जैसे दिखने वाली कोई और लड़की थी, जिसे देख के मैं डर गई। मम्मी ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, आओ चलो खाना खाते हैं। ज्योति को संभालने में थोड़ा समय लग गया। टेबल पर बैठकर सारे एक साथ खाना खा रहे थे।
सबने खाना खा के ख़त्म किया पर ज्योति अभी भी खाना खा रही थी। सूरज और संगीता दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मानो इशारों इशारों में कह रहे थे कि ये ठीक तो है ना। संगीता पूछती है, ज्योति ज़्यादा भूख लगी है? ये सुनते ही वो खाते खाते रुक सी जाती है। नहीं मम्मी, बस हो गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, 12:30 बजे तक सारे खाना खा के सो गए। ज्योति अभी भी जगी हुई थी, अपने बालों को सहला रही थी और कोई गाना गा रही थी। उसकी आवाज़ मानो पूरी होटल में गूंज रही थी। पर मम्मी पापा इतनी गहरी नींद में थे, उन्हें कुछ नहीं पता। ज्योति की गाने की आवाज़ सुन के वैभव की आँख खुल गई। वो दोनों साथ में ही सो रहे थे। वैभव ने ज्योति को देखते हुए कहा कि तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? क्या गाना गा रही है इस समय? ज्योति कहती कि तू सो जा, रात बहुत हो चुकी है, खाम डर जाएगा। वैसे ही इतना डरता है तू। मैं नहीं डरता वरता, तू छिपकली सो जा चुपचाप से। ये सुनते ही ज्योति हंसने लगती है। वैभव कहता है कि तू डराने की कोशिश मत कर, हंसना बंद कर और सो जा, गुड नाइट। ज्योति हंसते हंसते चुप हो गई। बस गाने गाए जा रहे थे और उसकी वो आवाज़ किसी की सम्मोहित करने के लिए काफ़ी थी। ज्योति उठ के खाने के टेबल पर गई और वहाँ खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। वैभव कच्ची नींद में था, वो सुन पा रहा था वहाँ पे बर्तनों की आवाज़। अचानक से एक बार फिर से उसके कदम बाथरूम की तरफ चल पड़ी। खुद को देखे जा रही थी। अचानक सामने शीशे में जो उसे दिखाई दिया, वहाँ कोई हंस रहा था, उसे अपने पास बुला रहा था। ज्योति धीरे से शीशे के पास गई, उसने बालों को खींचने लगी। गुच्छे के गुच्छे उसके हाथ में आने लगे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर न जाने उसे क्या हो गया था कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगी। किसी के भयानक आवाज़ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे कुछ बात कर रहा हो। उसके अपने शरीर पर खुद पर काबू नहीं था। शीशे में से वो आती आवाज़ कह रही थी कि तूने मेरे बालों को बाहर निकाल कर फेंक दिया था ना। ज्योति अपने बालों को इतनी बुरी तरह से खींच रही थी, उसकी सर की खाल भी उसके हाथों में आ गई। उसकी चीख पुकार सुन के मम्मी पापा भी आ गए। उनके आते ही ज्योति बेहोश हो गई। वे लोग फटाफट किसी पास के हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर ने देखा कि इसकी ये हालत किसने की, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और कहा कि सुबह इसे होश आ जाएगा, आप लोग बाहर वेट कीजिए। मम्मी पापा बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। वैभव होटल में अकेला था, डर लग रहा था उसे। अनजान जगह और मम्मी पापा भी साथ में नहीं थे। सूरज ने कहा कि संगीता, मैं तुम्हें होटल छोड़ के आता हूँ, वैभव अकेला है वहाँ, यहाँ मैं देख लूँगा। सूरज ने संगीता को होटल छोड़ने के लिए एक टैक्सी बुक किया। दोनों निकल गए वहाँ से। 3 बज रहे थे रात के। हॉस्पिटल में ज्योति के साथ कोई नहीं था। उस वक्त आखिरी बार डॉक्टर और नर्स ने उसे देखा था। तब उन्हें लगा कि अब सुबह आएंगे, तब तक इन्हें होश भी आ जाएगा। रात के 3 बजे ज्योति की आंख अचानक खुली और देख रही थी कि मैं कहाँ हूँ। वार्ड में थोड़ा अंधेरा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसने बाथरूम की लाइट देखी जो जल बुझ रही थी। ज्योति धीरे धीरे वहाँ जाने की कोशिश करने लगी। हाथ से सारी पट्टियाँ निकाल दी थी, हाथों से खून टपकता हुआ जा रहा था। बाथरूम जाके उसने अपने चेहरों को देखा और देखा कि सर पर कुछ ही बाल बचे थे। उसके हाथ खुद ही सर की तरफ जाने लगे, उन्हें खींचने लगी। दर्द से तड़प रही ज्योति और उसके सामने वो लड़की, दोनों अलग थे। वो सामने से देख के हंस रही थी और कुछ गुनगुना रही थी। यहाँ ज्योति के चीख सुन के नर्स भी आ गई। दरवाज़ा खोल के देखा तो बेड पर कोई नहीं था।
वो लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन कर रही थी और लाइट नहीं जली। उसने अचानक पैरों के पास ऐसा लगा जैसे कि कुछ चिपचिपापन सा हो। उसके हाथ में फ़ोन था। लाइट जलाई तो दिखाई दिया कि खून बिखरा पड़ा हुआ है। खून बाथरूम की तरफ जा रहा था। बाथरूम जाके देखा तो वहाँ ज्योति गिरी पड़ी थी। थोड़ी देर में पापा भी हॉस्पिटल वापस आ गए थे। डॉक्टर के बुलाया गया और ज्योति को बेड पर लेटाया और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। खून बह चुका था जिस वजह से उसकी मौत हो गई। बाहर बैठे ज्योति के पापा को ये खबर दी गई। उन्हें घर पर संगीता को बताया। सदमे से रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। किसी को नहीं पता क्या हुआ था ज्योति के साथ। 14 साल की एक बच्ची ही तो थी वो। हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी भी पता नहीं लगा पाते। कुछ राज ऐसे होते हैं कुछ राज ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप कभी पता नहीं लगा कुछ राज ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप कभी पता नहीं लगा पाते कि क्या हुआ था। अपना ख्याल रखिएगा। अगली कहानी जल्द ही आएगी।